सुप्रभात बच्चों, मैं अर्जुन सैनी कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का जो अगला बिंदु लेकर आया हूँ उसका नाम है विशेषण। आज हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। समझने के बाद जो नोट्स दिए गए हैं उनमें से क्वेश्चन आंसर करें और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। उससे पहले मैं आपको समझाने की बात समझा देता हूँ, तो ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, देखो संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। दूसरी बात, सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं जबकि सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। उन्हीं के आधार पर विशेषण हम पढ़ते हैं। विशेषण, ठीक है। सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने ओजपूर्ण गीत गाया। मैंने ओजपूर्ण गीत गाया। गीत में कौन सी संज्ञा है, मैंने कहा कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। गीत अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि सारे गीत इसी में आ गए। ओजपूर्ण, ओजपूर्ण इसका गुण हो गया, इसका भाव हो गया, इसलिए इसकी विशेषता शब्द बताने वाला है ओजपूर्ण। इसलिए संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, विशेषण। आगे चलते हैं, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद 4 भेद होते हैं। पहला भेद गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम के या संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के विषय में बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने लिखा, कोयल मधुर स्वर में गाती है। स्वर अपने आप में ही भाव हो गया, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की विशेषता बता रहा है मधुर शब्द, मधुर स्वर हो गए तो जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण हो गया और मधुर अपने आप में एक गुण होता है, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। उसे बनारसी पान पसंद है। उसे बनारसी पान पसंद है। पान में सारे पान आ गए, जातिवाचक संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द है बनारसी। क्या शब्द है, स्थानवाचक, एक तरह से स्थान रूपी गुण है ये। और बनारसी पान फेमस भी है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, खाया भी होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर पान की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, बनारसी, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। अगली बात करते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। देखो, परिमाण का मतलब होता है नाप, तोल या मात्रा। मात्रा, माप, तोल होता है, वह परिमाण होता है। ध्यान से देखें, यहाँ परिणाम नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण है। और परिमाण का मतलब होता है नाप, तोल। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात माप, तोल के बारे में बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे बात करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण का मतलब हो गया नाप, तोल अर्थात मात्रा। तो परिमाण को पढ़ने के लिए हम देख लिए कि इसमें मात्रा का बोध होता है, परंतु ये 2 तरह का होता है। एक तो निश्चित मात्रा होती है और एक अनिश्चित मात्रा होती है। तो निश्चित मात्रा को निश्चित परिमाणवाचक और जिसकी निश्चित मात्रा नहीं होती है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर फिक्स है कि 2 लीटर है, इसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। परंतु हम कहें कि थोड़ा सा दूध, ऐसे यहाँ तो लिखा 2 लीटर दूध, निश्चित है तो निश्चित परिमाण में चला जाएगा। हमने कहा ज़्यादा दूध, ज़्यादा कितना पता नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए इसे अनिश्चित विशेषण में कहा जाएगा। देख लो आगे, इसी तरह से उसकी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगा। फिक्स है, 2 मीटर है, निश्चित है, निश्चित है या नहीं है। और इसको नाप कर ही लिया जाता है। नाप के जिस चीज़ को लिया जाता है वह परिमाण में गिनी जाती है। इसी के साथ हम कहते हैं दाल में पानी कम है। पानी कम तो है, ये तो पता चल गया कि मात्रा का बोध हो रहा है, पर कितना कम है ये पता नहीं है, अर्थात अनिश्चित मात्रा है। आगे बात करते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। इसी तरह परिमाणवाचक जो हमने पढ़ा था उसी की तरह इसको भी पढ़ेंगे। इसमें निश्चित परिमाण होता है, अनिश्चित परिमाण होता है। उसी तरह यहाँ निश्चित संख्या होती है, अनिश्चित संख्या होती है। अगर निश्चित संख्या का बोध किया जा सकता है अर्थात हम गिन सकते हैं तो संख्या निश्चित होगी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। जिसे गिन नहीं सकते वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। जैसे एक बच्चा गिन सकते हैं,
हम कहें कुछ बच्चे पर उसको गिन नहीं सकते कि कितने हैं, यह अनिश्चित हो गया। जैसे मैंने कहा कि 10 लकड़ियां लेकर आना, तो 10 लकड़ियां गिनकर लेके आ सकते हैं, पर मैं कहूँ कि कुछ लकड़ियां लेके आना तो अनिश्चित संख्या हो गई। इन दोनों की तुलना भी एग्जाम में पूछी जाती है या इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। ध्यान रखें, इसको नाप तोल के आधार पर और इसको गिनकर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इनमें जैसे कि नाप तोल में दूध आ गया, कपड़ा आ गया, सब्जी आ गई, कोई भी सामान हो गया, उसी तरह संख्यावाचक में किसी की भी संख्या हो गई, जैसे बच्चे हो गए, टेबल हो गए, कमरे हो गए, चद्दर हो गई, कुछ भी गिनना, और जो फिक्स है वह निश्चित संख्या में चला जाएगा, जो निश्चित नहीं है वह अनिश्चित में चला जाएगा। अगली बात करते हैं हम सार्वनामिक विशेषण की। देखो, सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो संख्या से पहले आकर उसकी विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ध्यान से समझें कि सर्वनाम शब्द 6 प्रकार के होते हैं और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जबकि सर्वनाम शब्द 11 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 प्रकार के सर्वनाम हैं, जिनमें से पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी जो सर्वनाम शब्द है इनको अगर संज्ञा और सर्वनाम से पहले जोड़ दिया जाता है तो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, यह पुस्तक राम की है, यह पुस्तक राम की है, तो इस पुस्तक से पहले यह शब्द जुड़ गया, निश्चित सर्वनाम है, तो यह पुस्तक की विशेषता बता रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी तरह अगला उदाहरण देखते हैं, वह कलम मेरी है। कलम जातिवाचक संज्ञा है, इस संज्ञा के आगे वह शब्द जुड़ गया अर्थात सर्वनाम शब्द जुड़ गया, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम, हमारे सामने अगला जो बिंदु आता है, विशेषण समाप्त होने के बाद एक बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, ध्यान से समझें कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहते हैं। एक उदाहरण से पहले समझते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा, वह बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ता है क्रिया हो गई, इस शब्द की विशेषता बता रहा है, दौड़ता है, तेज दौड़ना, ये अपने आप में विशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया। परंतु प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण। तेज तो दौड़ता है पर बहुत तेज दौड़ता है, ये उसकी भी विशेषता हो गई, इसलिए यह प्रविशेषण होगा। अब एक उदाहरण और देखते हैं हम। जैसे आज बहुत अधिक गर्मी है, गर्मी शब्द है, ठीक है, इस गर्मी शब्द की विशेषता क्या बताई जा रही है, अधिक शब्द, अधिक गर्मी है, ये तो हो गया विशेषण। पर इस अधिक से भी आगे क्या लगा हुआ है, बहुत अधिक, अर्थात इससे भी ज़्यादा इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो गया प्रविशेषण। ध्यान से समझने की कोशिश करें कि विशेषण की भी अगर विशेषता बताई जाती है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। एक विशेषण से ही संबंधित हमारे सामने एक बिंदु और आता है जिसका नाम है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, ध्यान से देखें, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था और एक होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। देखो, मूल अवस्था किसे कहते हैं, इसमें विशेषण द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना न करके सामान्य विशेषता बताई जाती है। कहने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया कि राम सुंदर है, राम की तुलना किसी से नहीं है, मूल व्यक्ति है राम और राम की विशेषता का वर्णन कर दिया, तो सीधी सी बात है कि राम मूल व्यक्ति है और इसकी विशेषता का वर्णन कर दिया, ये मूलावस्था कहलाई जाती है। उत्तरावस्था जो द्वितीय अवस्था होती है, इसमें क्या होता है कि 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे मूलावस्था में अपन ने पढ़ा कि राम सुंदर है, उसी तरह उत्तरावस्था में क्या पढ़ेंगे हम, राम मोहन से सुंदर है, मतलब 2 व्यक्ति हो गए राम और मोहन, इसमें से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, तो वहां पर उत्तरावस्था होती है। अगली बात करते हैं हम उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में क्या होता है कि मूलावस्था और उत्तरावस्था को छोड़कर उत्तमावस्था में बहुत सारे या 2 से अधिक व्यक्तियों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, उसे कहते हैं उत्तमावस्था। जैसे उत्तमावस्था में हम ले लेंगे, राम पूरी कक्षा में सुंदर है, राम पूरी कक्षा में सुंदर है या राम सबसे सुंदर है। कहने का मतलब हो गया कि मूलावस्था में अकेले व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, जैसे राम सुंदर है।
उत्तर अवस्था में दो व्यक्तियों में से एक को विशेष बताया जाता है, जैसे राम मोहन से सुंदर है। और उत्तमा अवस्था में क्या होता है कि बहुत सारे या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में तुलना कर कर उसको श्रेष्ठ बताने की कोशिश की जाती है, उसे कहते हैं उत्तमा अवस्था, अर्थात राम सबसे सुंदर है। देखो बच्चों, अपना ये विशेषण का जो बिंदु है वह समाप्त हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो विशेषण से संबंधित जो भी प्रश्न और नोट्स आपको दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक समझते हुए प्रश्नों का उत्तर दें। धन्यवाद।